उपन्यास माई फर्स्ट मर्डर केस का 21वां भाग। लेखक जयदेव जावरिया, आवाज शौभिक पालित। देखा तुमने? जोर से चिल्लाती हुई संजना बोली। सबसे बड़ा हरामी तुम्हारा भाई निकला। कहता है कि किसी ने बैग बदल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी व्यक्ति के हाथ से बैग बदल दे और व्यक्ति को पता भी ना चले। देखने में कितना शरीफ लगता था तुम्हारा बड़ा भाई। छोटे भाई ने अपने ही पिता का खून किया और बड़े भाई ने हमें रोड पर ला दिया, और एक तुम हो ऐसे के ऐसे ही भोंदूराम। और भी कुछ बोलना है तो बोल लो, विनय बोला। संजना उसे खाने वाली नजरों से घूरती हुई बोली। और क्या रह गया है कहने के लिए? तुम्हारे दोनों भाइयों ने हमें कहीं कभी नहीं छोड़ा। मैंने क्यों तुमसे शादी की? इससे अच्छा तो मैं किसी भिखारी से शादी कर लेती। अरे यार, विनय उसके बिल्कुल करीब आकर बोला। मेरी जान क्यों परेशान हो? ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हें मेरे छोटे भाई से दिक्कत थी, पर अब वो हमारे साथ नहीं है। रही बात साक्षी की, या तो वो पागल हो जाएगी या फिर उसकी शादी हो जाएगी। और मम्मी कब तक जिएगी? 10-1 साल बस। बचा बलवंत, उसका भी कुछ प्रबंध करेंगे। संजना के माथे पर बल पड़ गए। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि इस पूरे घर के मालिक हम हैं। हमें दूसरा घर लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरी जान मान जाओ। विनय ने संजना को अपनी बाहों में भर लिया। इस समय विनय की आंखों में शैतानी चमक साफ दिखाई दे रही थी। साक्षी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई व लाल थी। उसके हाथ में एक नया ताजा ब्लेड था। प्रियंका जो अभी कमरे में आई थी, उसके हाथ में ब्लेड देखकर वो इसके इरादे जान चुकी थी। ये क्या कर रही है तू? पागल तो नहीं हो गई? मरने वाले के साथ कभी मरा नहीं जाता। तेरे चले जाने से मेरा और तुम्हारी मम्मी का क्या होगा? कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना? बोलो। प्रियंका साक्षी को समझा रही थी। मत रो, तेरे रोने से जयदेव अब वापस नहीं आ जाएगा। मैं जानती हूँ तूने मेरी बहन अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया, पर किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले मेरी मम्मी मुझे छोड़ गई और अब रॉकी भी अंकल के कत्ल के इल्जाम में जेल में बंद पड़ा है। मेरी भी वैसी ही हालत है जैसी तेरी है, तो मैं क्या मर जाऊं? बोल, क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? ब्लेड एक तरफ फेंककर साक्षी प्रियंका के गले लगकर रोने लगी। क्या करूं? जिसको चाहती हूं वही मुझसे दूर हो जाता है। भगवान ने मेरी किस्मत कैसी लिखी है। साक्षी थोड़ी देर बाद चुप हो जाती है। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत जोर से प्यास लग रही है। अभी लाती हूं, पर एक शर्त पर। यह ब्लेड मुझे देना होगा। अच्छा बाबा, लो। उसने ब्लेड उसे पकड़ा दिया। प्रियंका पानी लेने चली जाती है और जब वापस आती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि साक्षी का शरीर फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके सीधे हाथ की कलाई से खून बह रहा था। उसके करीब एक ब्लेड भी पड़ा हुआ था। प्रियंका के हाथ से कांच का गिलास छूट जाता है। साक्षी, ये तुमने क्या किया? प्रियंका भागकर साक्षी के पास जाती है। मैं मजबूर हो गई ये सब करने के लिए। मुझसे जयदेव को भुलाया नहीं जा रहा। हर पल उसकी याद आ रही है। उसने कहा था वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कहते ही साक्षी की आंखें बंद हो गई। प्रियंका इतनी जोर से चिल्लाई कि सारे घर में उसकी आवाज गूंज गई। घर के सारे सदस्य भागकर साक्षी के कमरे में आए तो अंदर का दृश्य देखते ही दंग रह गए। मोहिनी जल्दी से बोली, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? आंटी, ये बात करने का समय नहीं है। साक्षी का खून बहुत बह गया है। हमें जल्द से जल्द इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। इंस्पेक्टर नवनीश अपने घर पर बैठे हुए सिगरेट के कश लगा रहा था। शाम के 6 बज रहे थे और वो किसी गहरी सोच में था। सोमदत्त भी उसके साथ बैठा हुआ था। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजी। सोमदत्त ने दरवाजा खोला तो सामने रहस्यमय व्यक्ति खड़ा था। उसके पीछे पूर्वी खड़ी थी, अपने बुर्के वाले लिबास में। आइए आइए, इंस्पेक्टर नवनीश बोला। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बहुत समय लगा दिया। रहस्यमय व्यक्ति कमरे के अंदर आया। पूर्वी के हाथ में बैग था। बैग को देखकर सोमदत्त की आंखें चमक उठी। इंस्पेक्टर नवनीश रहस्यमय व्यक्ति से बोला, क्या सोचा तुमने? बोलो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। इंस्पेक्टर नवनीश बोला, वैसे तुमने इतना लंबा खेल खेला। तुम सच में बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। ये सब शायद मैं कभी नहीं कर पाता अगर मेरा साथ पूर्वी ने नहीं दिया होता। ये सब करने के लिए मुझे पूर्वी की जरूरत थी। पूर्वी आगे बढ़कर बोली, ये लो तुम्हारी अमानत।
डील के मुताबिक जो सौदा हुआ था वो तुम पूरा करो। बिल्कुल, ये लो तुम्हारी चीज। एक रील पूर्वी की तरफ करते हुए बोला, चेक कर लो, इस बार खाली नहीं है। दोनों अपने सामान देखने लगे। इंस्पेक्टर नवनीश व सोमदत्त दोनों देख रहे थे। पैसों के लिए लालच दोनों की आंखों में साफ देखा जा सकता था। रहस्यमयी व्यक्ति ने इंस्पेक्टर नवनीश के हिस्से के पैसे वहीं रखी टेबल पर रख दिए। इंस्पेक्टर नवनीश, क्यों ना आज कुछ पार्टी हो जाए? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सोमदत्त, देखो फ्रिज में कुछ पीने के लिए मिल जाए तो। सोमदत्त ने ऐसा ही किया। वो किचन से 3 कांच के गिलास ले आया, फ्रिज से एक वाइन की बोतल ले ली। उसके बाद सोमदत्त ने वाइन तीनों गिलास में डाली। तीनों ने आपस में जाम टकराया। तभी इंस्पेक्टर नवनीश का फोन बज गया। फोन कमिश्नर साहब का था। इतने में सोमदत्त सारे पैसे एक बैग में डाल चुका था। कहाँ हो तुम? सारे केस के सिलसिले के चक्कर में छानबीन कर रहा हूँ, फ्री होकर मेरे ऑफिस में पहुंच जाना। ठीक है सर। फिर फोन कट गया। सोमदत्त वाइन पीते हुए बोला, साहब शराब बहुत बढ़िया है, हम जैसे लोगों को तो बहुत कम नसीब होती है। हमारे साथ रहेगा तो ऐसे ही मौज में रहेगा। तीनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। पूर्वी मुड़ी, आप लोग एंजॉय करें, मैं चलती हूँ। अभी पूर्वी दरवाजे तक पहुंची थी कि पीछे से रहस्यमयी व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। रहस्यमयी व्यक्ति बोला, मैं भी चल रहा हूँ। फिर उसने एक शेर मारा, हुस्न तेरा गजब है, ऊपर से तूने रखा अभी जवानी में कदम, तेरे आशिक हो गए मां कसम। तभी सोमदत्त ने पैसों को बीच में से चेक करने लगा तो उसको 100 वॉट का करंट लगा, जैसे गलती से हाथ में नंगा तार आ गया हो। इंस्पेक्टर नवनीश बोला, क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो गया जैसे तुम्हारा बाप मर गया हो? सर, हमारे साथ धोखा हुआ है, सारे पैसे नकली हैं। इंस्पेक्टर नवनीश को ऐसा लगा जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। नवनीश चीखा, मेरे साथ धोखा? उसने तुरंत होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाली और 3-4 गोलियां रहस्यमयी व्यक्ति की तरफ चला दी। रहस्यमयी व्यक्ति नीचे बैठ गया और गोली पूर्वी के शरीर से टकराई। अगले ही पल पूर्वी की लाश नीचे फर्श पर पड़ी थी। रहस्यमयी व्यक्ति तुरंत दरवाजे से बाहर निकला। रहस्यमयी व्यक्ति को मुश्किल से 10-15 सेकंड लगे होंगे कि वो दरवाजे से बाहर निकला और बाहर से जोर से दरवाजा बंद कर दिया। इंस्पेक्टर नवनीश और सोमदत्त दोनों खड़े के खड़े रह गए। अभी दोनों संभल भी नहीं पाए थे कि अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो नहीं तो दरवाजे को तोड़ देंगे। इंस्पेक्टर नवनीश खड़ा का खड़ा रह गया। उसकी हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह लग रहा था, जैसे उसकी अंतिम यात्रा निकल रही हो। यमराज उनके प्राण लेने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो। दरवाजे से जोर जोर से आवाज आने लगी। इंस्पेक्टर नवनीश ने सोमदत्त के सर पर रिवॉल्वर से वार किया। सोमदत्त नीचे फर्श पर गिर पड़ा। माफ कर दे यार, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। सोमदत्त, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगले ही पल दरवाजा टूटा। कमरे के अंदर 2 पुलिस वाले आए। एक ने इंस्पेक्टर नवनीश को अपने रिवॉल्वर से कवर कर लिया। उसके बाद उसने इंस्पेक्टर नवनीश से रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले ली। रिवॉल्वर चेक की, उसमें से बारूद की स्मेल आ रही थी। रिवॉल्वर की नाल अभी भी गर्म थी। दूसरा इंस्पेक्टर पूर्वी को चेक करने लगा। पूर्वी मर चुकी थी। सोमदत्त को चेक किया, उसकी सांसें अभी चल रही थी। अंदर का सारा दृश्य देखने के बाद वो दोनों समझ गए कि इंस्पेक्टर नवनीश उन्हें छुपाने के लिए ही इतनी देर से दरवाजा नहीं खोल रहा था। मैंने किसी को नहीं मारा, इंस्पेक्टर नवनीश चीखा। मेरी बात का यकीन करो, ये सब सोमदत्त का किया धरा है। दोनों पुलिस इंस्पेक्टर नवनीश को अच्छी तरह से जानते थे, पर दोनों इंस्पेक्टर समझ चुके थे इंस्पेक्टर नवनीश झूठ बोल रहा है। सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। इन तीनों शख्स के सिवा इस कमरे में कोई नहीं था। इंस्पेक्टर नवनीश को गिरफ्तार कर लिया गया।